Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है differentiate between elastic and inelastic collision। यानी कि आज हम देखने जा रहे हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको कोलिजन के कंसेप्ट के बारे में भी बताया था और एक्सप्लोजन के कंसेप्ट के बारे में भी बताया था। तो आज हम देखेंगे कोलिजन की टाइप्स को। कोलिजन की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरी को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो आज हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो इसको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इन दोनों की। इलास्टिक कोलिजन के लिए डेफिनेशन है सच अ कोलिजन इन विच बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड। ऐसी कोलिजन, ऐसा टकराव, मतलब कि दो चीज़ों का इस तरह का टकराना जिसमें क्या हो, बोथ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों चीजें क्या हो, कंजर्व रहें सिस्टम की। कब कंजर्व रहें? बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। अगर बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ये होल्ड करे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के सेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ये होल्ड करे, तब हम ऐसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब बच्चों ये जो इलास्टिक कोलिजन है ना, ये एक आइडियल केस है, यानी नॉर्मली रियल लाइफ में हम इसे बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं, या यूँ समझ लें ऑब्जर्व ही नहीं करते। हम कुछ कंडीशन इस पे लगाते हैं, कुछ पोजीशन इसमें कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। यानी हम नॉर्मल कोलिजन जो अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में देखते हैं वो कभी भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ हम सपोजिशन करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। दूसरी तरफ इनइलास्टिक कोलिजन है such a collision in which the momentum is conserved but the kinetic energy is not conserved। यानी मोमेंटम तो कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे। यानी कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, उनका जो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो है वो सेम है, कंजर्व है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर द कोलिजन तो कुछ और हो, लेकिन आफ्टर द कोलिजन ड्यू टू कोलिजन कुछ एनर्जी लॉस हो जाए, कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाए और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी बचती है आफ्टर द कोलिजन वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, सेम ना रहे, कंजर्व ना रहे। तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। अब एक एक पॉइंट तो हमारे पास डेफिनेशन का आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन दिस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलास्टिक कोलिजन के दौरान जितनी भी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं इस कोलिजन को होने के लिए, वो फोर्सेस क्या होनी चाहिए? कंजर्वेटिव होनी चाहिए, या फिर वो कंजर्वेटिव होती हैं। तो फोर्सेस सबसे पहले तो हम ये देखते हैं फोर्सेस होती कहाँ पे हैं, कोलिजन के दौरान फोर्सेस आती कहाँ से हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, तो मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि राइट वाली बॉल लेफ्ट वाली बॉल पे फोर्स लगाएगी कोलिजन जब होगी उनके दरमियान, और लेफ्ट वाली राइट वाली पे लगाएगी। तो ये जो फोर्स है ना, एक तो ये फोर्स है, दूसरी इसके अलावा क्या फोर्स हो सकती है? इसके अलावा हो सकती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हो सकती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो तीनों फोर्सेज हैं, यानी एक वो फोर्स जो बॉल्स एक दूसरे पे लगा रही हैं, दूसरी ग्रेविटेशनल और तीसरी फ्रिक्शनल फोर्स, वो वाली फोर्स जो बॉल्स की फर्श के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से, यानी जैसे बॉल्स चल के आ रही हैं, मूव करके आ रही हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो वो जो उनकी कांटेक्ट होता है फ्लोर के साथ, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो वाली फोर्स। तो ये जो तीनों फोर्सेज हैं, इन तीनों को क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। अब हम देखते हैं फोर्सेज के कंजर्व होने का क्या मतलब है। कंजर्व होने का मतलब ये है कि ऐसी फोर्सेज को हम कंजर्वेटिव फोर्सेज कहते हैं जो एनर्जी को जब स्टोर करें तो क्या हो कि एनर्जी कोई भी डिसिपेट ना हो, एनर्जी जो है उसका लॉस ना हो, यानी वो इस तरह से एक्ट करें ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि राइट वाला जब बॉल लेफ्ट वाले पे लगाएगी फोर्स और लेफ्ट वाली बॉल राइट वाले पे लगाएगी, कि वो इस अंदाज में लगाएं कि जो एनर्जी है वो लॉस्ट ना हो। यानी कि जब राइट वाली बॉल लेफ्ट वाली पे लगा रही है तो वो उसको पीछे की तरफ धकेल रही है, वापस जहां से वो आई थी वो वापस जाएगी, लेकिन इतनी फोर्स ना हो कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाए, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो कोलिजन के लिए इधर आई थी उतनी के साथ ही वापस जाए। तो ये क्या, ये इसका मतलब है कि फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। इसी तरह से ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव होगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होगी, यानी वो भी काइनेटिक एनर्जी को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही, वो भी काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने की वजह नहीं बन रही। तो यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि यही फोर्सेस जो होती हैं ये कंजर्वेटिव होती हैं, इसी वजह से इस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है।
लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इनइलास्टिक में बात करें तो ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन दिस, अब आपको फोर्सेस से समझ आ गई कौन सी फोर्सेस, यानी कि वो जो बॉल्स लगा रही हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जितनी भी फोर्सेस हैं इन्वॉल्व्ड इन दिस आर नॉन कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव में यानी कि ये जब एक्ट कर रही होंगी तो ये एनर्जी को क्या है, ये एनर्जी को लॉस कर देंगी, ये एनर्जी को सेम कंजर्व नहीं रहने देंगी, ये काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेंगी। और यही रीजन है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो ये तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फोर्सेज हैं वो इस तरह की होंगी कि वो एनर्जी को डिसिपेट नहीं होने देंगी, कंजर्वेटिव होंगी। तो जब फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी, एनर्जी को डिसिपेट नहीं होने देंगी, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी को चेंज नहीं होने देंगी। जब वो एनर्जी को चेंज नहीं होने देंगी इसका मतलब एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नहीं जा रही। और जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नहीं जा रही, इट मीन्स दैट नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब कोई एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो रहा, यानी एनर्जी अपनी फॉर्म नहीं चेंज कर रही। यानी इस तरह की कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपनी ही फॉर्म में रहती है, वो दूसरी फॉर्म में नहीं जाती। अब इसको ऐसे समझे कि जैसे कोलिजन हो रही थी, दो बॉल्स आके आपस में टकराई, तो जब वो टकराएंगी ना एट द मोमेंट जे फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, तब क्या होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ उतने टाइम के लिए जब तक वो बॉडीज दोनों या वो दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे को टच रहेंगी। जैसे ही वो टकराएंगी और वापस की तरफ जाएंगी, अपनी अपनी पोजीशन की तरफ, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगी, दूर दूर जाएंगी एक दूसरे से, फौरन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब वो एक बिल्कुल इतने लम्हे के लिए होता है कि फिर हम उसे क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। और वैसे भी मैंने आपको कहा कि ये इलास्टिक कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व ही नहीं करते, ये आइडियल केस है। तो थोड़ा बहुत चीजें हम क्या करते हैं इसमें निगलेक्ट कर देते हैं। तो वो जो एट द मोमेंट थोड़ी देर के लिए कन्वर्जन हुई भी है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और हम कहेंगे नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस हियर। लेकिन उसके बरक्स जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इनटू अदर एनर्जीज सच एज साउंड, हीट, लाइट एटसेट्रा। लेकिन इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है, वो कन्वर्ट होती है, यानी यहाँ पर कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन टेक्स प्लेस हियर। तो कैसे कन्वर्जन हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, एनर्जी की किसी दूसरी फॉर्म में, जैसे साउंड हो गया, हीट हो गई, लाइट हो गई। इसको आप इस तरह से समझे जैसे दो कार आपस में आके क्रैश करती हैं, खुदा ना खासा जब कार्स का आपस में एक्सीडेंट होता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, दो कार जब आपस में आके कोलाइड करती हैं तो जो कोलिजन हो रही होती है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है एक तो वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे वो कोलाइड करती है उसके बाद ये नहीं है कि वो वापस पीछे की तरफ उसी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी दूसरे लफ्जों में क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसमें वेलोसिटी और मास यानी उसी मास और उसी वेलोसिटी के साथ वापस नहीं जाती, सेम काइनेटिक एनर्जी यानी सेम मास और सेम वेलोसिटी के साथ वापस नहीं जाती, बल्कि एक तो वो उधर रुक जाती हैं, हल्का सा कभी पुश बैक हो भी जाती हैं, कभी उधर ही एक दूसरे में धंस जाती हैं। और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हो गई तो कहाँ लॉस्ट हो गई, हम सोच सकते हैं ना कि वो वापस तो नहीं गई। तो वो जो एनर्जी है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम उसे कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक काम हो सकता है वो क्या कि कन्वर्जन हो सकती है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, यानी वो कारें वापस की तरफ नहीं जाती बल्कि वहीं रुक जाती हैं, तो हमारे जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि वो एनर्जी कहाँ गई, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई जिसके साथ वो आई थी कोलाइड करने के लिए। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो कि लॉ के मुताबिक हो सकती है। और कहाँ कन्वर्ट होती है, साउंड में, यानी वो एक जो आवाज़ आती है कोलिजन की वो, उसके अलावा हीट प्रोड्यूस होती है, बाज़ दफ़ा आग भी लग जाती है तो वो, और इसके अलावा लाइट, मतलब लाइट भी प्रोड्यूस होती है, चिंगारे से प्रोड्यूस होंगे, लाइट भी प्रोड्यूस होगी, धुआं से उठेगा। तो ये जो सारा जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी की दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिक कोलिजन में कन्वर्जन हो रही है। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन में एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स कोट किए हैं। पहली है हमारे पास बाउंसिंग ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ मार्बल फ्लोर, यानी कि एक हार्ड बॉल का बाउंस बैक होके आना मार्बल के फ्लोर से। मार्बल यानी कि सॉलिड फ्लोर की बात हो रही है, यानी जहां से बॉल को अगर हम हार्ड बॉल को फेंके तो वो बाउंस बैक होके आएगी। अगर आप इमेजिन करें कि आपके घर में जहां पर मार्बल लगा हुआ है उस रूम में आप बॉल को ड्रॉप करते हैं, हार्ड बॉल को, तो क्या होता है, अक्सर आप जैसे बॉल को नीचे फेंकते हैं तो बॉल नीचे फर्श से जाके कोलाइड करती है और वापस फिर वो आती है। लेकिन वापस आते हुए क्या होता है कि वो वहां पर नहीं आती जहां से आपने छोड़ा था, यानी जिस हाइट से आपने छोड़ा था अगर आप वहीं पर अपने हाथ को रोके रखें तो बॉल उससे थोड़ा सा नीचे करके आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो
वो अप्रोच कर रही होती है, और जैसे हमने कहा कि हम इसे आइडियल केस में ले रहे हैं तो फिर हम इसको निगलेक्ट करके हम सोचते हैं कि वो वहीं पे वापस आ गई है। तो ऐसी कुलयन को, यानी जहाँ से वो गई थी वहीं वापस आ गई है, तो दूसरे लफ्ज़ में इसका मतलब है जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो गई थी, यानी जब आपने छोड़ा था तो जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसके साथ वो फर्श को टकराई थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसके पास वापस भी थी, वापस आते हुए, इसलिए वो उसी हाइट तक वापस आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी जो है वो कंजर्व रही है, और मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मॉलिक्यूलर कुलियन। जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि आपके पास कोई भी एक बॉक्स है जो बिल्कुल सील्ड है और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर या वॉल्स ऑफ वो बॉक्स जो है उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। तो वो वाली जो कुलियन होती है ना, जो आपस में भी हो रही होती है और वॉल्स के साथ भी हो रही होती है, वो कुलियन भी इलास्टिक होती है, यानी कि उसमें भी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रह रही होती है और मोमेंटम भी कंजर्व रह रहा होता है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हो गई इलास्टिक कुलियन की। अब हम देखते हैं इन इलास्टिक कुलियन की एग्जांपल्स। तो पहली है यहाँ पर हमारे पास बाउंसिंग ऑफ अ हार्ड बॉल, यानी सेम बॉल, जैसे यहाँ पर था हार्ड बॉल, बाउंसिंग ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम अ सैंडी फ्लोर। अब हमने फ्लोर चेंज कर दिया, फर्श चेंज कर दिया, यानी कि अब हम बजाय इसके कि किसी मार्बल या सख्त फ्लोर पर उसको बाउंस करें, अब हम एक सैंडी, आप रेतला सा फ्लोर है, यानी कि आप किसी सहरा में या रेत वाली जगह पर जहां पर रेत है वहां पर हार्ड बॉल को बाउंस कर रहे हैं। तो आप खुद इमेजिन करें, जब आप वहां पर बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वो जिस भी हाइट से आप बॉल को ड्रॉप करेंगे वो नीचे जाके सैंड में क्या करेगी, कोलाइड करेगी। दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो वापस ही ना आए, वहीं पर धंस जाए रेत के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि ये बॉल वहां पर जाके धंस जाए, वापस ना आए। या फिर अगर ये बहुत सैंडी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत रेत है और मतलब इस तरह से है, तो वापस आएगी लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी हाइट में, यानी अगर आपने इसे बहुत ऊपर से फेंका है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो फर्श से टकरा कर बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर की तरफ तय करेगी और वापस नीचे चली जाएगी। यानी कि इसका मतलब है जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने उसे नीचे फेंका था वो सारी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, और क्या हुआ, वो बहुत थोड़ी के साथ ऊपर आई है और बाकी सारी लॉस्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, इसलिए ये इन इलास्टिक की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार क्रैशेस। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि कार का जब क्रैश होता है, तो इसको आप अगर इमेजिन करें कि जब दो कारें आपस में आकर टकराती हैं तो क्या होता है, वहां पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी लॉस्ट हो जाती है, उसके अलावा जो है वो लॉस्ट होकर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में, मतलब लाइट में, हीट में और साउंड में। तो ये हमारे पास इन इलास्टिक कुलियन की एग्जांपल है। तो ये था बच्चों आज का छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे यहाँ से डिफरेंस के तौर पे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन की फॉर्म में आता है तो आप इसकी दो डेफिनेशन, जो पहले पॉइंट हैं और नीचे जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इनको भी लेकर इसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।